हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन वेयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर पेपर नंबर 4 CMA फाउंडेशन, जहां हम करने वाले हैं MQP सेट 1 फॉर जून 2025। ओके, तो ये पेपर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर ईच। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंटेंट दिखाई देंगे। तो बढ़िया तरीका है, हम अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आर यू गाइस एबल टू सी माय स्क्रीन? आई होप यस। लेट्स गेट गोइंग. Question number 1. What are the correct condition, or what is the correct condition in economy as per macroeconomic model discussed? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में क्या बोल रहे हैं कि जितना पैसा हाउस होल्ड वाले बचा रहे हैं उतना पैसा बिजनेस वाले ले पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसे होगा ना। तो सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, मैक्रो नेशनल लेवल पर चलेगा क्योंकि हम यस C प्लस S इक्वल्स टू I, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। नो, क्योंकि हम यहाँ पे हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स को रिलेट कर रहे हैं। सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, यस, जो सेव कर रहा है हाउस होल्ड वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस। सी इक्वल्स टू आई, कंजम्पशन तो इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होगी। y is income, income is equal to C plus X, C plus S, that is correct in general as a statement, but जो कंडीशन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं ये सही नहीं है। ये वैल्यूड सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हो जाएगी। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. Suppose the total cost of production of a commodity is 1,25,000. X commodity की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से implicit cost है 35,000, normal profit है 25,000। आपको explicit cost निकालना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है मेरे बेटे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू explicit cost प्लस implicit cost प्लस normal profit। बस वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकालेंगे। टोटल कॉस्ट हमको 1,25 दिया हुआ है, EC हमें निकालना है। IC में 35,000 रुपये दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमको 25,000 रुपये दे रखा है। तो 35 प्लस 25 इक्वल टू 60। 1,25 में से 60 गए, 125 माइनस 60, ये बन गया 65। EC इक्वल्स टू 65,000, विच मेक्स A इज द राइट आंसर। सही होगा ना? A विल बिकम द राइट आंसर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 देन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अगर प्राइस बर्गर का 12 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डेली सेल्स डिक्रीजेज, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करें, फ्रॉम 300 to 200 pieces per day, the price elasticity of demand can be estimated as। कैसे निकालते हो elasticity of demand? चलो फॉर्मूला बोलो मैम। ये होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू पी का एवरेज डिवाइडेड बाय Q का एवरेज। फॉर्मूला में डालेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या है डेल्टा Q? 200 में से 300 गए, मतलब 300 में 200 गए 100, 20 में से 12 गए 8, इंटू एवरेज, प्राइस का एवरेज और क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालोगे? 12 प्लस 20 इस 32 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 16। ओके, नेक्स्ट है हमारा 300 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 250। बस आंसर निकालो 1600। 250 इंटू 8 होता है 2000, 1600 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल्स टू 0.8। तो 0.8 इज द राइट आंसर। बस गाइस यहाँ पे नोट करेंगे, हमारे आंसर की में इसका आंसर 0.5 दिया हुआ है, बट द राइट आंसर फॉर अस इज 0.8। आंसर की में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो आंसर देखो, इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पे कोई इंग्लिम सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग नहीं किया है। या तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को और क्या भी कहते हैं?
सप्लाई कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, डिमांड कर्व की प्लानिंग कर्व? द आंसर इज प्लानिंग कर्व। डिमांड कर्व का इससे कोई दूर दूर तक मतलब वास्ता नहीं है, कंप्लीटली अनरिलेटेड कंसेप्ट है। एमसी हमको पता है एवरी एडिशनल यूनिट के साथ चलता है। सप्लाई कर्व अगेन कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेट ही नहीं करते हैं, नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट डायरेक्टली। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट डज y रिप्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू c प्लस आई। हमें पता है y इज इनकम। यस, टोटल इनकम इज y, c is consumption, I is investment. So the answer here equals to national income. Consumption is c, investment is I, s is saving. आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी। इससे आसान क्वेश्चन हमने देखा नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो नथिंग लाइक इट, राइट? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के टाइम पे टीपी टोटल प्रोडक्ट विल जनरली, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है फिर गिरता है, ऐसे होता है ना। इक्वल्स टू जीरो, शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड, शोज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, और बी नेगेटिव क्योंकि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो टीपी इज नॉट जीरो, राइट? ओनली वन साइड ऑफ द इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं जब इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। अगर हमको कौन सी साइड दिख रहे हैं, मतलब वन साइड इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, दोनों हो रहा है, तो दोनों ही हो सकते हैं विद द ऑप्शंस दैट वी हैव। टीपी रेयरली नेगेटिव होता है ना, टोटल प्रोडक्ट रेयरली नेगेटिव होता है अनलेस आउटपुट ही नेगेटिव हो, which isn't standard, right? And we are just focusing on the question concepts. I hope we have already built. या बहुत सारी बातें तो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है? द सप्लाई फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट y इज गिवन बाय एस वाई इक्वल्स टू पी 4py प्लस 5। ओके, तो बस फॉर्मूला में p डालेंगे y py, where py stands for the price of output and the quantity supplied with the price is 3. What's the quantity supplied when the price is 3? चलो फॉर्मूला में डालते हैं, क्या लिखेंगे? एस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 5 विच इक्वल्स टू 12 प्लस 5 विच इक्वल्स टू 17। दैट विल बी द राइट आंसर। भैया ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आएगा क्या? हाँ बेटे आएगा, आएगा। द आंसर इज इक्वल टू सी। यस, ना 20 सही है, ना 14 सही है, ना 19 सही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the price elasticity of the demand for a wine is -6, then a 20% increase in wine will lead to dash in quantity demand of the wine at that price. So guys, with the options that have been given to us, I'll explain it to you with the help of solution only. बट जब पहले आंसर, पहले मैं सोल्यूशन करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज ऑफ डेल्टा क्यू देखते हैं पहले तो। परसेंटेज ऑफ डेल्टा को हमें बेसिकली प्राइस परसेंटेज निकालना। 20% इंक्रीज ऑफ प्राइस इन वाइन विल लीड टू डैश इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाइन एट दैट प्राइस। हमें निकालना है परसेंटेज, कैसे निकालोगे? ED इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल, या इसको ऐसे लिखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू परसेंटेज डेल्टा पी, फॉर्मूला है तो हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू -6 इंटू 20% विच इक्वल्स टू -120%। अब 120% जैसे तो कोई आंसर ही नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पर -6 की जगह -0.6 होता तो हमारा आंसर 12% ले लेते हम, तो हम 12% ले लेते हैं। अब यहाँ पर 120% डिक्रीज होगी डिमांड में, वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ये जो ऑप्शन दे रखा है 120% डिक्रीज सही है। और अगर ये 0.6 ले लेते, अगर ये 0.6 ले लेते तो आंसर हो जाता 12% डिक्रीज, देन दिस वुड बिकम द राइट आंसर। अदरवाइज अगर -0.06 नहीं ले रहे हैं, खाली 6 ले रहे हैं, तो फिर आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज गुड। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What pricing strategy involves setting a low price to attract customers and gain market share with plans to raise the price later once the market share is secured?
पढ़ा है आपने, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। अब क्योंकि पहले कम जा रहे हैं फिर ज़्यादा जा रहे हैं सभी, ओला, ओयो और कौन, जियो, सब लोग ऐसे चले है ना, पेनिट्रेट कर रहे हैं, पहले पहले सस्ता फिर बड़ा, ऐसे महंगा, पेनिट्रेशन कहते हैं, सिर्फ नॉट प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग को मक्खन को जैसे स्कीम करते हैं ना, मलाई को स्कीम करते हैं, पहले महंगा बेचो, जैसे आईफोन पहले महंगा होता है फिर कम होता चला जाता है। पेनिट्रेशन इज सस्ता से आगे बढ़ेंगे। यस, द आंसर इज बी। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है, मतलब जो चेंज हो रही है, एडजस्ट हो रही है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइस पे आप प्राइजेस डिस्कस कर रहे हो। इट इज़ नॉट एन एंट्री स्ट्रैटेजी, राइट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इन अ कल्यूसिव ओलिगोपोली फर्म्स फॉर्म अ कार्टेल, जैसे कोका कोला, पेप्सी आपने सुना होगा। यस, अब किस लिए कर रहे हैं, ये प्राइस, इससे नीचे नहीं जाएंगे, प्राइस फिक्स कर दे रहे हैं। So fix the price and output to maximize the joint profit. Actually that would become right, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट कमाएंगे और कोई कमाएगा नहीं। इंक्रीज मार्केट शेयर बाय अंडरकटिंग ईच अदर्स प्राइसेस। नो, मार्केट शेयर नहीं बढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं हम इससे नीचे बेचेंगे नहीं, कस्टमर को फायदा नहीं करा रहे, अपने आप को करा रहे हैं। और कार्टल्स फॉर्म करना एक्चुअली इलीगल है एज पर अ लॉट ऑफ लॉज। विल नॉट गो देयर, अभी हम फोकस इकोनॉमिक्स पे करते हैं। एंगेज इन नॉन प्राइस कॉम्पिटिटिव competition to attract customers, नहीं, ये भी सही नहीं है। compete aggressively and lower prices, that's also not correct. what's the right answer? the answer here is fix कर दिया उन्होंने प्राइस और बोला हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। now let's go to question number 11। question number 11 तो बेसिकली 8th क्वेश्चन मैंने बताया कि अब 0.6 होना चाहिए, अदरवाइज आंसर इज नॉट करेक्ट, और थर्ड का आंसर तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि गलत ही है। Okay, now let's go to question number 11। question number 11 क्या बोल रहा है, which type of market does not typically have excess production capacity in the long run? perfect competition, monopoly, monopolistic competition या oligopoly। कहाँ पर typically होता है, कौन सी मार्केट में होता है एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी? मोनोपोलिस्टिक में होता है एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। लॉन्ग रन के अंदर कैसे, हाउ? परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं, क्योंकि फर्म जो है एफिशिएंट सेल पे ही काम कर रहे हैं। मोनोपोली, ये अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है इनके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, मोनोपोली में है, दैट्स करेक्ट। ओलिगोपोली में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हमारे से क्योंकि डज ही पूछ रहा है इसलिए आंसर सी होने वाला है। Now, in which market structure do firms have no control over the price and are considered market takers, price takers? प्राइस ही ले रहे हैं, जो बाकी सब कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। there is no choice that you have, and that happens in perfect competition। जब सब लोग ही लेट्स से दाल ही बेच रहे हैं और 100 रुपये किलो ही बेच रहे हैं, तो आपको भी 100 रुपये बेचना पड़ेगा। अगर आपने 101 पे बेचेंगे कोई आपसे खरीदेगा नहीं। that happens in perfect competition। What are the two key conditions that a firm in a monopolistic market must satisfy to reach equilibrium? दो की कंडीशंस बतानी है जो that a firm in a monopolistic market must satisfy, equilibrium तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, दो कंडीशंस मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, चलिए आप बताइए, यू टेल मी। MC is equal to MR and MC cuts MR from below. This is how these are the conditions। MC equals to MR, marginal cost marginal revenue की इक्वल है और नीचे से कट कर रही है। So I think there was a power cut, but अभी स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है आपको। हमने क्या बोला, और फ्रॉम बिलो कट करनी है, MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो, दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंच पाएगी, विच हैपेंस टू बी इन वेयर market cost equals to MR, average cost equals to MR, no that's not correct, MC equals to MR, that's correct, and MC, yes this is correct, B is going to be the right answer। am I clear to everybody? यस। अब से बोल रहा है, इसका मतलब है कि डिक्लाइनिंग हो रहे होंगे प्रॉफिट, अगर ऊपर से कट कर रहा है तो डिक्लाइन कर रहे हैं प्रॉफिट, हमको तो इक्विलिब्रियम चाहिए। AC MR के इक्वल ही हो जाएगा, ए में जो दे रखा है तो इररेलेवेंट है, और AR MR equals to AR, नहीं that MC equals to AR, that's why is not benchmark for equilibrium, एक benchmark ही नहीं है। Let's go to question number 14। In the Bartrand duopoly model, each producer can always lower the price until
इतना उसका खुद का खर्चा उसके नीचे तो नहीं जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो क्या है आंसर? प्राइस इज इक्वल टू कंपेटिटिव प्राइस, price is equal to cost of production, price is higher than rivals price, or the price is equal to the monopoly price. इससे नीचे नहीं जाओगे until, yeah, the answer is going to be B to the question number 14. Okay, let's go to question number 15. Which is the first order condition for the profit of a firm to be maximum? बताइए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है एक फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, MR equals to AR. Yes, no, MR is equal to MR, not AR. Marginal cost equals to marginal revenue, not average revenue. यार, और वो आंसर हमको यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट है ये. For profit to be maximized, yeah, a firm has to have marginal cost is equal to marginal revenue, and that's the correct answer. Okay, now let's go to question number 16. Okay, I'm not able. Okay. Automobile industry, gas industry is an example of what? Perfect competition है, monopoly है, oligopoly है, monopolistic है. बताइए क्या है? Automobile, gas, both are oligopoly. ये इंडस्ट्रीज हैं जहाँ कुछ लार्ज फर्म्स होंगी, कुछ होंगी बट लार्ज होंगी. कहीं ना कहीं अब देखो, समझो ये किया है या होंडा है या टॉक अबाउट एनी टोयोटा है, ये ऑटोमोबाइल है. क्या ये लार्ज फर्म्स हैं? जी हाँ, बट बहुत सारी हैं क्या? आज तो फिर भी है हमारे पास, बट फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाती. कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट भी है. बैरियर बहुत खतरनाक है एंट्री में, विच विल डिफाइन ऑलिगोपोली. ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलिगोपोली के? इसलिए 16 का आंसर है. टू मैनी स्मॉल फर्म्स एप्लीकेबल नहीं होते परफेक्ट कंपटीशन में, तो है ना. मोनोपोली नहीं होगी, अगेन ओनली वन सेलर तो होता नहीं है. मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पर जो आपका बहुत सारी फर्म्स होती हैं कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और यहाँ पे बैरियर कम हो जाता है, जो कि अगेन यहाँ पर नहीं है. ऑटोमोबाइल और गैस इंडस्ट्री में दोनों में ही एंट्री बैरियर तो है, बिकॉज ऑफ द रीजन एंट्री बैरियर, few players तो कम ही है ना. यस, बट लार्ज है ये फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, और कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस भी है. और ये सारे ही फीचर्स जो हमारे को दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं इन ऑलिगोपोली. एंड देयरफॉर द आंसर इज C to question number 16. Okay, let's go to question number 17. According to Adam Smith के according, invisible hands are also called. Invisible hands को क्या बोलते हैं हम? Price mechanism बोलते हैं. So there is a power cut once again. So the power is back. Let's continue. या हमने क्या बोला? एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड्स किसको बोल रहा है? प्राइस मैकेनिज्म को ही बोल रहा है. हाँ, यहाँ हमारे को दिख तो रहा नहीं है, बट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत सारा हो रहा है ना. इनविजिबल हैंड्स मीन्स इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन गाइड रिसोर्सेज, या वाया द प्राइस मैकेनिज्म, जो मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स ने बेसिकली यूज कर रहे हैं, टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स. ओके, टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स, किस लिए? जो आपने कमाया है, क्या आपका इंटरेस्ट है, या ये इम्प्लाई कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड होने वाला है? प्राइस पे डिपेंड होने वाला है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डैश डिग्री इज बेस्ड ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर्स. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री is based on the paying capacity of the consumer. सेकेंड होता है क्वांटिटी परचेज सेकेंड डिग्री है, या कस्टमर ग्रुप थर्ड डिग्री है, और फोर्थ डिग्री क्या है? कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं होता. अगर होता है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में. देयर इज नथिंग, ऐसे कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ही नहीं है. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19. सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल मनी हेल्ड बाय RBI, या डाल रखी है सोसाइटी
नो लोगों के पास जो है मार्केट में जो आ रखी है. ओके. Total money with all the commercial banks and RBI, total money in government account, or the total money held by the public. मतलब मैं जब एक्सप्लेन करी थी मैंने वही इसका आंसर दे दिया था. आई होप आपने भी डी ही चूज किया हुआ होगा. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20. Dash was established as per Apex Bank for the industrial credit. Industrial credit के लिए Apex Bank जैसा बना रखा है. ओके, Apex Bank वैसे तो RBI है, बट यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से आंसर इज IDBI. यस, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1964 में 1964 में आया था लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस नीड्स के लिए. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड. मतलब बेसिकली अब हमने 1 से 10 के बीच में देखा था कि 2 आंसर्स गलत थे, मतलब थर्ड तो गलत ही था, और फोर्थ जो 8th क्वेश्चन था वहाँ पर हमने देखा था कि -0.6 होना चाहिए था. यस, फिर हमने 11 to 20 देखा, यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक नहीं देखी एज पर द आंसर कि हमारे सही आंसर सारे दिखाई दिए हैं. ओके, now let's go to question number 21. Question number 21 बोल रहा है which one of the following is not included in M2, M1, M2, M3, M4 पढ़ा है हमने सप्लाई में. yes, M2 में क्या इंक्लूड नहीं होता है? M1 time liability portion of savings deposit, time deposit maturing within 1 year, or caller term borrowing of the bank. What is not included is this. ये इंक्लूड नहीं होता. M1 तो होता है, M1 में तो प्लस करते हो आप, NTD ऐड करते हो, इसलिए टाइम डिपॉजिट बोल रहे हो. सेविंग डिपॉजिट चाहे वो बैंक में हो रहा हो या पोस्ट ऑफिस में हो रहा हो. यस, टर्म डिपॉजिट भी हो जाता है. NTDL कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नियर मनी, बट जो कॉल या टर्म बोरोइंग बैंक की होती है वो M2 में ऐड नहीं होती है. M1, M2, M3, M4 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 100% पता होने चाहिए. सो इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर, फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन आई वांट यू गाइस टू राइट इन द कमेंट बॉक्स M1 का फॉर्मूला, M2 का फॉर्मूला, M3 का फॉर्मूला एंड M4 का भी फॉर्मूला. M2 मैंने भी आपको यहाँ पर दिखाया है. Let's go to question number 22. In the Cambridge version of quality theory of money, what does the variable K represents? Variable K represent क्या करता है? Cambridge version of quality cash balance. It is the part of income. कैश बैलेंस है ना कैम्ब्रिज इक्वेशन के अकॉर्डिंग. कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या बोलता है? M is equal to K into PY. This is how it they have explained quantity theory of money. Sorry guys for the background whatever is happening. Yeah, खैर हमारा फोकस इन सब टेक्निकलिटीज पे नहीं है, हमारा फोकस हमारे एग्जाम पे है, इसलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. और अब हम बता देते हैं बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है. वैसे तो हमने बता दिया है, दिस इज द फॉर्मूला राइट. अब टोटल ट्रांजैक्शन किससे रिलेट करता था? ये तो फिशर के वर्जन से रिलेट कर रहा था. ठीक है, अगेन वेलोसिटी ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय V इन फिशर्स फॉर्मूला. अगेन V से रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिशर का इक्वेशन में. ठीक है, P तो प्राइस लेवल होता है. और आपसे हम क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है K क्या होता है? K इज कैश बैलेंस, दैट्स अ पार्ट ऑफ इनकम. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is considered as broad money in India? Narrow money और broad money पढ़ा है हमने. Broad money is M3. So the answer is going to be what? Narrow money, broad money, M1, M3. I hope it is all clear. Yes, हमने क्या बोला था? M3 is equal to M1 plus time deposit. M3 यही होता है, और मैंने आपको अभी इसका होमवर्क भी दिया लिखने के लिए. M1 is narrow money. ठीक है, M2 तो इट इज नॉट अंडर द ब्रॉडेस्ट. M3 मैंने बता ही दिया ब्रॉड मनी है, ऑफिशियली इसी को ब्रॉड मनी बोला जाता है. M4 इवन ब्रॉडर है. M3 कॉमनली यूज किया जाता है ब्रॉड मनी के टर्म में. आंसर लेते हैं जब. Now let's go to question number 24. At a reduction in the CRR, cash reserve ratio, by the central bank will typically lead to.
CRR कम हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी ना। अगर जो पैसे बैंक RBI के पास रखने वाला है वो भी ओनली कैश, अगर वो कम कर दिया जाए, कम कर दे CRR परसेंटेज, 18% की जगह लेट्स से 15% कर दे, 12% कर दे, तो कम पैसे रखने पड़ेंगे। इसका मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे उधार देने के लिए, तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। और डिक्रीज इन मनी supply, no. An increase in interest rate, no. A decrease in bank lending, no. An increase in money supply, of course. क्योंकि बैंक के पास अब ज़्यादा पैसे है ना, कम पैसे RBI के पास रखने हैं। बेसिक लॉजिक सेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको FM में भी फ्यूचर में काम आने वाला है। तो बात करते हैं रिवर्स रिजर्व रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन मेरे बेटे, यहाँ पर बेसिकली या तो आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो टू रीपरचेज विद, आप या तो सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, जहाँ आपकी कमिटमेंट है कि आप रीपरचेज करने वाले हो, इसलिए इसे रिवर्स रेपो बोलते हैं। मतलब रिवर्स रेपो में RBI बैंक से मनी बोरो कर रही है बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, उन्हें सेल करे सिक्योरिटी। बेसिकली जब मनी सप्लाई कम करना होता है RBI को, तो वो ऐसे मीन्स लेकर आती है जिससे बाजार से पैसे उठा ले। अब बाजार से पैसे उठा लेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। क्या बोल रहे हैं, रिवर्स रेपो इज RBI बैंक से बोरो कर रही है पैसे बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, उन्हें सिक्योरिटी सेल करके विद अ कमिटमेंट कि हम आपसे सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे। दिस इज रिवर्स रेपो। Yes, so the answer what will be right here? Sale of securities with the holder to the investor with the agreement to purchase them at the market driven rate. Sale of securities by the holder to the investor with the agreement to purchase them at the predetermined rate and date. Sale or purchase of securities by the holder to the investor with the commitment to sell or purchase them at a predetermined rate or date. That would be the correct answer actually. Sale or purchase of securities by the holder to the investor with the agreement to purchase them at a prevailing rate. No, predetermined rate. अभी आपको बेच रहे हैं सिक्योरिटी और आपसे पैसे ले ले रहे हैं, RBI ले ले रहे हैं, फिर आपसे वापस ले लेंगे एक प्रीडेटरमाइंड रेट पे। ठीक है, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज स्विफ्ट स्टैंड फॉर? जब मैंने टॉपिक आपको स्टार्टिंग में ही, मतलब जब इनिशियल टॉपिक्स पढ़ाए थे मेरे आपको इस चैनल पर, वहाँ पर भी मैंने बताया था। और स्विफ्ट एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब आपको हर जगह फ्यूचर में, आप कभी भी लेट्स से you stay in the financial market any which ways, you are going to be exposed to Swift। और बैंक में अगर स्पेशली जाते हो तो स्विफ्ट किस लिए स्टैंड करता है? इट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन विच इज फिटिंग वेयर, पी पे फिट कर रहा है। इंटर बैंक है, इंटरनेशनल नहीं है, मैसेजेस एटसेट्रा के लिए है ये ना। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27। When was IDA established? IDA कब आया था? 1960 में आया था। 1945 में IMF आया था, वर्ल्ड बैंक फाउंडिंग हुआ था। 1950 में ऐसे कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ, हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट अगेन होता है। 1960 वुड बी द राइट आंसर। IDA यहाँ पे नंबर्स, इससे हमको ये समझ आया कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप रिसेंट पेपर भी देखते हो, दिसंबर का पेपर उठाते हो, वहाँ पे बच्चे रो रहे थे कि नो हमने टॉपिक छोड़ दिया था, एडम स्मिथ और ये सबके नाम याद नहीं करे थे या नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करे थे। तो मेरे बेटे अभी आपके लिए रिमाइंडर भी है, अगर आपने नहीं किए ये वाले टॉपिक्स याद तो कर लीजिए। और 1975 भी नहीं है। यस दैट्स द राइट आंसर। यहाँ तो IMF आया था, वर्ल्ड बैंक फाउंड, मतलब बेसिकली वर्ल्ड बैंक फाउंडिंग हुई थी। ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजेज ड्यू टू, कॉस्ट पुश पुट इन्फ्लेशन कब आएगा? कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन आएगा जब इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ प्रेशियस मेटल, जैसे भी गोल्ड में इंक्रीज हो रहा है, या मिसमैच होगा बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, या कंबाइन फिनोमिना है डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का, या परसिस्ट एंट्रीज इन फैक्टर कॉस्ट। दैट्स द राइट आंसर। वाई गाइस? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब मेरा सामान पीछे से ही महंगा बन रहा है तो मैं आपको सस्ता कैसे बेचूं, चाहे वो वेजेस बढ़ गए हो, चाहे रॉ मटेरियल
सेल बढ़ गया हो, है ना, मेरे को इतना पड़ ही नहीं रहा, ऐसे सुना होगा आपने कस्टमर बिजनेसमैन को, या अपने आप मेरा खुद का ही नहीं पड़ता खाता, है ना, इसकी वजह से प्राइजेस पुश होते हैं अपवर्ड एंड देयरफॉर फैक्टर कॉस्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज होती है। द आंसर इज डी इन। Let's go to question number 29. The microeconomics business environment does not include. Microeconomics में क्या include नहीं होता है? Economy, firms and consumers, marketers and competitors, BNC. अब यहाँ पे अगर ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो आप आंसर डी लेके आ जाओगे, बट क्योंकि नॉट बोल रहा है इसलिए आंसर ए है। अगेन बहुत छोटी सी बात यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट में फर्म्स भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आता है, मार्केट भी आता है, कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, बट क्या इंक्लूड नहीं होता है? इज ए yes economy. Micro environment मतलब specific to a company, customers, competitors, suppliers, है ना, और इकोनॉमी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक। पूरी कंट्री के बारे में बात कर रही थी ना अब हमने ना। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल डज नॉट इंक्लूड। पॉटर का पूरा 5 फोर्सेस मॉडल हमें याद होना चाहिए। क्या है? राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, या तो राइवलरी सेलर्स तो है नॉट पूछ रहा है क्योंकि, तो ए तो आंसर नहीं है। देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ओके, देन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और बीच में आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया स्टार्टिंग से। राइवल के बारे में बात होती है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ये सब है। तो क्या क्या दिख रहा है हमको? सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जो नहीं है वो ये है, बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज कुछ नहीं है, सप्लायर्स है, बायर्स है, पांचों पता होने चाहिए, बट एम्प्लॉयज इंटरनल एचआर है ना, इस मॉडल में इंक्लूड ही नहीं होता, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस मॉडल। यस, आई होप दिस इज ऑल गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 ये पूछ रहा है विच व्हाट डज पेस्टल एनालिसिस प्राइमरली हेल्प्स बिजनेस असेस। ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है ना, एनवायरनमेंट के बारे में। यस, एनवायरनमेंट के बारे में क्या पढ़ा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल बातचीत होती है यहाँ पर। यस, और हमने देखा 21 से लेके 30 तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, जो क्वेश्चन हमारे पास आंसर की दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, या इकोलॉजिकल भी बोलते हैं एनवायरमेंटल को। ठीक है, ये क्या है? सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जी हाँ। कंपनी स्पेसिफिक है? नहीं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है? नहीं। इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है? नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। Now, which of the following is an example of societal factor analyzed in PESTEL? Technological, environmental, changing population demographic, या taxation law? Actually society लोगों से होती है, लोग जो है demographics में आ जाते हैं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। यस, ये तो पेस्टल का टी है, ये ई है, टैक्सेशन लॉज लीगल में चला जाएगा। यस, ये होगा सोशल पेस्टल। यस, okay, let's go to next 33. VUCA FU model. What does velocity primarily refer to? VUCA हमने पढ़ा है, VUCA FU, so basically it is volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, flexibility and uniqueness. This is VUCAFU. यस, वापस मेरे साथ बोलेंगे। आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। वूका एफयू क्या फुल फॉर्म है? इट इज वेलोसिटी, सॉरी नॉट वेलोसिटी, वॉलिटैलिटी। ओके गाइस, पार्डन मी। वॉलिटैलिटी, uncertainty, complexity, ambiguity, flexibility and uniqueness. I want you guys to write in the comment box, in the chat box, okay?
ना वॉलीटैलिटी जो है ना, वॉलीटैलिटी प्राइमरीली किसको रेफर करती है, स्टेबिलिटी को। वॉलीटाइल मतलब बदल रही है चीज़ें, स्टेबल तो नहीं है, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। द रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ चेंज, जैसे हमने सुना है मार्केट अभी ना बहुत वॉलेटाइल है, इसका मतलब चेंज हो रही है, फटाफट चेंज हो रही है, तो अनसर्टेन है, जिस वजह से अनप्रिडिक्टेबल हो जा रही है। दैट वुड बी द राइट वे टू राइट आंसर। या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस भी नहीं है, वॉलेटाइलिटी तो अनप्रिडिक्टेबल होगी। Yes, volatility means unpredictable. The answer here would be B. V, volatility. U is uncertainty. C is complexity. A is ambiguity. F is flexibility. And U is, what is U? Is uniqueness. Okay, let's go to next. Ambiguity again. How does ambiguity in VUCA FU model impact design decision making? It provides clear guidelines for decisions. Ambiguity मतलब unclear होता है ना, हमें अनएम्बिगुअस लोग चाहिए होते हैं, अनएम्बिगुअसिटी चाहिए होती है ना, हमें एम्बिगुअसनेस नहीं चाहिए। एम्बिगुइटी समथिंग इज अनक्लियर। तो क्लियर गाइडलाइंस, इट एंश्योर्स प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, इट सिंप्लीफाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इट लीड्स टू कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, अनक्लियर। एम्बिगुइटी का मतलब है अनक्लियर in future outcomes. Yes, ambiguity, that would become the right answer. D is it going to be? It leads to confusion. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 35। द प्राइमरी फोकस, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गलती से भी छोड़ के मत चले जाना। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस, मतलब बेसिकली अभी लास्ट 20 मार्क्स वाला टॉपिक हम पढ़ने लग रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ वूका एफयू? व्हाट इज द प्राइमरी, जो की कॉम्प्लेक्सिटीज है एनवायरनमेंट की, उसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फॉस्टरिंग ग्लोबल पार्टनरशिप, addressing new complexity in global environment, we can say that. Focusing long term in financial stability, establishing long term financial stability, or focusing on traditional market trends. The answer would be B, address new complexities in global environment. Let's go to question number 36. In the context of management, what is the class or elite scope referring to? क्लास, हमारी क्लास नहीं है, एलीट ग्रुप है। क्या है ये? इन लोगों का समूह है। यस, जो कि कोई मैनेजरियल काम कर रहा है, लेट्स से। ओके, द ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नो। द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु मेक्स द क्रिटिकल डिसीजंस, नो। कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज हु फॉर्म द डिस्टिंक्ट क्लास। क्लास ही अलग है मैनेजरियली। The employee is responsible? No, the answer here would be C. ये तो opposite हो जाएगा, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज opposite हो जाएगा। ओनर्स जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरली they are the managers. If they are the managers, even then they will be collectively doing it, and therefore C would become the right answer. और A भी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो A में बात कर रहे हैं, जो सबॉर्डिनेट है, एग्जीक्यूटिव्स है, मैनेजर्स तो है नहीं। Question number 37. Which of the following is not one of the three broad groups of the scope of management according to Harbison and Myris? Yes, Harbison और Myris के अकॉर्डिंग में से कौन सा तीन ग्रुप्स ऑफ स्कोप में नहीं आता है? ग्रुप्स ऑफ स्कोप में क्या क्या है हमारे पास? है इकोनॉमिक रिसोर्स, ओके, हमारे पास है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, तो बी और सी तो दिख गया हमको। हमको क्लास एंड एलीट भी हमको पता है इंक्लूड होती है, तो बी सी डी इंक्लूड होता है, जो इंक्लूड नहीं होता है वो ए ही है। ये नॉट इन एनी ऑफ द थ्री है, तो आप इसको रट्टा भी लगा लीजिए, हर्बिसन एंड मायरिस का नाम भी याद कर लीजिए। ऑल ऑफ दीज थ्री ऑल्सो शुड बी 100% बाय हार्टेड बाय यू गाइस। तो जो नहीं है, समथिंग दैट्स नॉट द राइट आंसर, like that, basically something that is not in the three broad groups is A, organizational structure नहीं होगा, ये तीन में नहीं आता है हर्बिस एंड और माइरिस ने जो बोला है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। टी ग्रुप ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज टी ग्रुप। क्या है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। टी ग्रुप जो है क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं, अप्रेंटिसशिप भी नहीं, इंटर्नशिप भी नहीं, इट इज सेंसिटिविटी। द आंसर इज गोइंग टू बी टी एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Next, thirsty person a thirsty person may use body language by lifting the thumb to the face in order to communicate कि प्यास लगी है, that he needs a glass of water. This process is known as, क्या है? मैसेज को क्या किया जा रहा है? एनकोड किया जा रहा है
मैसेज एनकोड हो रहा है, कुछ हो रहा है, एनकोडिंग हो रही है, मैसेज इज बीइंग एनकोडेड. ओके. Now, which of the following is not an external source of recruitment? Advertisement external है, promotion internal है, तो not पूछ रहा है, यही आंसर होगा. Casual callers भी external है, recommendation of employees भी external है. तो जो सही आंसर होने वाला है वो है बी. आसान. अब तो दिल थोड़ा हल्का होने लग रहा होगा. टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज. आपको जो चीज़ लग रही है, सेम मैसेज आप अलग तरीके से समझ रहे हो, मैं अलग तरीके से समझ रही हूँ. ये कौन सा बैरियर है? विच बैरियर इज इट बेटा? यू टेल मी, विच बैरियर इज इट? इज इट सिमेंटिक बैरियर, इमोशन बैरियर, टाइम प्रेशर या सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव? एक्चुअली मुझे बताइए, इनमें से बैरियर ही हमको जो दिख रहा है वो सिमेंटिक बैरियर, बाकी तो बैरियर्स के टाइप भी नहीं है. तो आंसर क्या होने वाला है? एक ही मैसेज दो अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, ये ए है. यस, अंडरस्टैंडिंग मे बी मीनिंग ऑफ वर्ड्स का मीनिंग अलग समझा जा सकता है, साइंस एंड सिंबल्स का मतलब अलग समझा जा सकता है, और सिमेंटिक इन जनरल इज एन इम्पॉर्टेंट बैरियर. सो यू शुड हैव अ 100% कमांड ऑन दिस टाइप ऑफ बैरियर. यस, बैकग्राउंड की वजह से, एजुकेशन की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, आपके अपने खुद के इवेंट्स ऐसे आपने एनकाउंटर किए जिस वजह से आप हो सकते हैं सिमिलर सिचुएशन को अलग तरीके से समझ रहे हो. Now, a theory that implies use of carrot and stick approaches. Carrot and stick approach, डंडा दोगे मतलब तो काम करेंगे सामने वाले बंदे, है ना? तो ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज थियोरी एक्स, नेगेटिव अप्रोच. नेगेटिव अप्रोच से काम हो रहा है. इट इज़ नॉट थ्योरी है, पॉजिटिव चीज़ तो नहीं देखी जा रही. मैस्लो की नीड हायरार्की भी नहीं है, वहाँ तो हमने 5 देखी है. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड समझते हैं, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड लेते हैं, ऐसे करके हम 5th तक पहुँच जाते हैं. हर्सबर्ग का मॉडल भी नहीं है, वहाँ पे तो हाइजीन और मोटिवेशन के बारे में 2 बारे में बात हो रखी है. Which control is based on the notion that we have control over the events that will take place and not on the events which have already taken place. जो फ्यूचर में इवेंट्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल है, जो बीत चुका है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो जो होंगे वो पोस्ट कंट्रोल है. वो कॉन्करेंट नहीं है, वो प्री नहीं है, वो पोस्ट है, वो फीड फॉरवर्ड भी नहीं है. फीड फॉरवर्ड बेसिकली क्या होगा? फीड फॉर द feed forward before they occur. एक्चुअली हमारे आंसर की में पोस्ट कंट्रोल दिया हुआ है. यस, हमारा आंसर की इसके बारे में बात कर रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग ये फीड फॉरवर्ड हो जाएगा. वाई फीड फॉरवर्ड हो जाएगा? फीड फॉरवर्ड इसलिए हो जाएगा जब वो कॉन्करेंट होता है, जब साथ साथ चल रहा है, व्हेन इट इज वाइल हैपनिंग. प्री कंट्रोल क्या है? प्री कंट्रोल कहीं ना कहीं फीड फॉरवर्ड जैसे ही है, सेम एज दिस. ओके. अब पोस्ट कंट्रोल इज आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड. अभी हम ये बोल रहे हैं कि अभी इवेंट हुआ ही नहीं है, अभी इवेंट हुआ ही नहीं है, इवेंट होगा और उस पे हम कंट्रोल कर रहे हैं. दैट शुड बी द राइट आंसर इन माय ओपिनियन. तो यहाँ पे ऑप्शन ही कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि गड़बड़ है. आंसर सी दिया हुआ है आंसर की में. आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. यहाँ पर बी और डी दोनों ही आंसर सिमिलर है, मतलब दोनों का मतलब ही सेम है. आंसर अगर राइट वर्ड से लेना है तो डी सही हो जाएगा, बट आंसर की पकड़ लेते हो तो वहाँ सी दिया हुआ है. आप मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा, व्हाट शुड बी, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज पर यू. ओके. फ्री रेन लीडरशिप को लेस फ्रे बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन आप ऑटोक्रेटिक बोलते हो, है ना. लेस फ्रे इज फ्री रेन, जहाँ पर जो आपका लीडर है उसने आपको फ्री हैंड दे रखा है, कोई प्रॉब्लम है तो चले जाओ, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन टू यू. या ना. सिस्टम टू मैनेजर्स कौन से हैं? सिस्टम टू मैनेजर्स होते हैं एक्सप्लॉइटिव ऑटोक्रेटिक, बेनोवलेंट ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक. यस, सिस्टम वन इज exploitive. Yeah, system 2 is benevolent and therefore this is going to be the right answer. Consultative system 3 है. Democratic तो conflicting term बोल दी हमारे ने, ये तो autocratic है ही नहीं. It's a conflicting term, not relevant for answer.
ठीक है, चलो. Likert suggested that dash is the ideal system towards which organization should work. Exploitative भी नहीं है, benevolent भी नहीं है, consultative भी नहीं है. It is the fourth. Fourth system is ideal. Why system one is least desirable? ये least desirable आप नहीं चाहते exploit करा जाए किसी को. Okay, benevolent is better, but better इससे तो better है, but still autocratic तो है ही ना, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है. ओके, अगेन कंसल्टेटिव बेटर है क्योंकि कंसल्टेटिव है, इससे बेटर ही है, बट सिस्टम 4 इज द बेस्ट. सिस्टम 4 दैट इज पार्टिसिपेटिव. सिस्टम 4 इज पार्टिसिपेटिव, जहाँ मैनेजर्स या लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों मिलके एक कंक्लूजन तक पहुंचने अपने अपने इनपुट्स देते हुए. या दैट्स द आंसर. Let's go to question number 47. A decision to launch a new production plant is. एक नया decision ले रहे हैं ताकि नया production plant लिया launch किया जा सके. It is program decision, personal decision, non-routine decision, organizational decision. It's a non-routine decision. नया plant आ रहा है because new है इसलिए non-routine है. पहली routine में तो हो नहीं रहा है, पहली बार हो रहा है. Okay, the technique that involves use of brain to find different ideas which can solve a critical problem is. Creative technique, participative technique, heuristic technique या all of the above guys. देखो, क्रिएटिव टेक्निक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना. ह्यूरिस्टिक में कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर आ जाता है, या हम बोल सकते हैं आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो सकता है. यस, सो द मेरे हिसाब से एक्चुअली सभी सभी होने चाहिए. व्हाट डू यू गाइस से? पार्टिसिपेटिव भी होना चाहिए, ह्यूरिस्टिक भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए. बिकॉज पार्टिसिपेटिव में आप टीम के आइडियाज भी ले लोगे. क्रिएटिव तो है ही, है ना, क्रिएटिव तो है ही. सो द मोस्ट इंक्लूसिव एंड बेस्ट आंसर वुड बी ए. मोस्ट इंक्लूसिव पकड़ लेते, मोस्ट इंक्लूसिव पकड़ लेते तो डी वुड बिकम द राइट आंसर. ना, बट जो आंसर की बोल रही है, आंसर की अगर मैं फॉलो कर लेती हूँ, आंसर की फॉलो करती हूँ, तो वहाँ पे आंसर हमें ए दे रखा है, जो मैं काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं है. एक्सेप्टेबल तो है, इज एक्सेप्टेबल, बट इन माय ओपिनियन अगेन इट इज़ क्वेश्चनेबल. मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो आप, तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आप ट्राई एरर भी करोगे, आप टीम के आइडियाज़ भी लोगे, क्रिएटिव भी होगे. या, बट बेस्ट वुड बी डी. नाउ यू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट्स गो टू ड्रकर. PF Drucker. Drucker क्या बोल रहे हैं? Drucker mentions 4 criteria for selection of an alternative. Okay, it is risk, economy of cost, timing and limitation of human resources. Risk, economy of effort, timing and limitation of resources. Human resources problem नहीं है, in general resources problem है. Okay, actually that's the right answer. Value, economy of efforts, timing and limitation of resources, safety, value, timing and limitation of resources. The answer basically सिर्फ बी लग रहा है मुझे, जिसमें सारे पॉइंटर्स इंक्लूड हो जाते हैं. वैल्यू कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है, तो बेटर लाइन ही नहीं हो रही है. सेफ्टी ड्रा करके में आती ही नहीं है, तो ना तो ये सही है ना तो ये सही है. अब रिस्क सही है, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट है, इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट नहीं है, टाइमिंग और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स. दैट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर. डॉक्टर के हिसाब से ये सही है. रिस्क, एफर्ट या कॉस्ट एफिशिएंसी बोल सकते हैं, है ना. और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, कैटेगरी द बेस्ट सूट दैट ड्रकर ने हमको, जो पीटर ड्रकर ने दिया है. That's a full name. Now, linear programming is the technique for optimization of. linear programming आप किस लिए में इस्तेमाल करते हो? constraint function के लिए, resource function के लिए, probabilistic and not deterministic function के लिए, या objective function के लिए. The answer is D.
क्योंकि एलपी ऑप्टिमाइज होता है अंडर द कंस्ट्रेंट्स. Yes, constraint function, linear programming is used to maximize or minimize the objective function. It could be maximization of profit or minimization of cost, as cost accountants हम लोग follow करते हैं under the constraints. So constraint function LP optimizes under the constraints. Resource function तो vague, I don't know क्यों option दिया है. C, probabilistic and not deterministic function. LP is deterministic and नॉट प्रोबेबिलिस्टिक. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिस्टिक होती ही नहीं है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि आप कॉस्ट को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना चाह रहे हो या प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हो. या एंड विद दिस खत्म हुआ. वी आर गुड. तो मैंने आपको आई थिंक 43rd क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन या और 48th क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से मैंने आपको अपना वर्जन समझाया है. आप मुझे बताइएगा व्हाट यू गाइस थिंक. मैंने आंसर की 100% चेक करी, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ. एंड बाकी मिलते हैं. हमने सेट 1 ऑफ लॉ किया हुआ है, सेट 1 ऑफ इकोनॉमिक्स भी कर लिया है. अब हम सेट 2 ऑफ लॉ भी करेंगे और सेट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स भी करेंगे. MQP जो जून 2025 का आया हुआ है. प्लस गाइज हमने इकोनॉमिक्स का अप्रैल का ई बुलेटिन किया हुआ है. सो आई वाज थिंकिंग कि हम मार्च का भी ई बुलेटिन करेंगे, बट द क्वेश्चंस आर, मतलब बस अलाइनमेंट चेंज हो रखी है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. तो इसलिए वापस सेम क्वेश्चंस करने का आई डोंट थिंक इट इज़ एनी लॉजिकल. okay, so maybe if you want to guys do as a form of खुद का mock test लगाना चाहते हो तो उठा लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. बट नाउ आई विल बी डूइंग नेक्स्ट, जो मैं करूँगी वो करूँगी सेट 2 ऑफ लॉ एंड फिर सेट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो इन द अपकमिंग कपल ऑफ डेज पे आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करूँगी चैनल पर. ओके, बाकी लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से बात करो. और यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप. ओके, वेयर आई एम क्वाइट एक्टिव. आप दिशा दुआ क्लासेस को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो. बाकी मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बाय बाय.